नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे से कोट से करना चाहते हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, कि अगर हम अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करें, अगर हम कोई चीज सीखने में इन्वेस्ट करें, अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करें, तो इससे अच्छा ब्याज कोई नहीं दे सकता। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, लेक्चर 2 को। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिटेल में। लेकिन उससे पहले हमने लेक्चर 1 में क्या बात किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ चुकी है। कहीं कहीं पे कीबोर्ड खराब होने के कारण कुछ चीज टाइप सही से नहीं हो पाया है, तो कोई नहीं, बट ठीक है, उसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। बट आज रिवीजन कर लेते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर 1 में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स को, शेयर्स को सही सही बाई करने के तरीका को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब दिस इज एन एनालिसिस which helps me to understand which stocks to buy। ठीक है, अच्छा, तो यार जब फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स को सही सही बाई करने की बात हो रही है, तो भाई बाई कौन करेगा, खरीदेगा कौन? हम खरीदेंगे, आप खरीदोगे, या मतलब जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है शेयर को खरीदने में वो करेगा, है ना। तो उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब इसको करेंगे कैसे? आपका ये सवाल होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग इसके दो तरीका, एक तो क्वालिटी के बेसिस पे, एक क्वांटिटी के बेसिस पे। जो क्वालिटी के बेसिस पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और जो क्वांटिटी की बेसिस पे करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सब हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी में हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं, उनका स्ट्रेटजी क्या है, उनका बिजनेस के प्रति ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, शॉर्ट टर्म विजन क्या है, वो बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अच्छा ये मार्कर ब्लैक चलता है, ये ब्लू नहीं चलेगा, ठीक है, ये मतलब इसका फर्निशिंग अच्छा है। वैसे ही मतलब मैनेजमेंट के बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। दूसरा बात हुआ था क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? हम लोग बचपन से भी देखे हैं कि क्वांटिटी मतलब होता है नंबर, जैसे कि बैलेंस शीट को पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना, तो ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके बारे में हमने उस वीडियो में बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था फाइनेंस पर्सन के बारे में। फाइनेंस पर्सन क्या होता है? फाइनेंस पर्सन वह व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी के टॉप लाइन को प्रभाव डाल दे या बॉटम लाइन को प्रभाव डाल दे, ठीक है। मतलब अब आप बोलोगे कि टॉप लाइन क्या होता है? टॉप लाइन का मतलब होता है टर्नओवर या सेल्स, हम बोल सकते हैं। मान लो कि मेरा कोई कंपनी है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1 करोड़ रुपए का मतलब कि बिक्री करता है। 1 करोड़ रुपए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है जिस भी माध्यम से आया, ठीक है। तो मेरा जो सेल्स है, मेरा जो टॉप लाइन है वो कितने का है? 1 करोड़ का। और बॉटम लाइन क्या होगा? बॉटम लाइन का मतलब होता है टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास बच गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो 1 करोड़ में से मैंने जो है कि 60 लाख रुपए जो है कि लेबर कोस्ट और भी बहुत सारी चीजों पे खर्च कर दिया, बचा 40 लाख रुपए। 40 लाख का मैंने 20% टैक्स दे दिया, ठीक है। और टैक्स देने के बाद 20% या 15%, ठीक है। तो टैक्स देने के बाद मेरे पास जो पैसा बचा वो हो गया मेरा बॉटम लाइन, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंस पर्सन के बारे में। मतलब कि अ फाइनेंस पर्सन इज वन हु आइदर इंपैक्ट द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस और बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस। तो ये चीज हमने पढ़ा था। उसके बाद हम बताए थे आपको अकाउंटेंट के बारे में कि अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंटिंग क्लर्किकल होता है। उसका काम होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको एंटर करना, ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि अगर मुझे फाइनेंस पर्सन बनना है, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, मुझे ये चीज समझना है, मुझे बैलेंस शीट समझना है, तो मुझे अकाउंटेंट बनने का जरूरत है। लेकिन यार अकाउंटेंट अलग चीज है, फाइनेंस पर्सन अलग चीज है, ठीक है। अकाउंटेंट जो है कि बस अकाउंटिंग क्लर्किकल होता है, फाइनेंस पर्सन इंटेलेक्चुअल होता है। सीख के आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो, फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है कि अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात किए थे।
और हमने यहाँ पे एक और चीज आपको बताया था कि कोई भी जंग है, अगर मान लो कि हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और उस युद्ध में जो हमारा जो डर है, उस डर पे हमने अपना मैस्ट्री कर लिया, अपने फियर को हमने बाहर निकाल दिया, तो आधा जंग तो हम जीत गए। लड़ना तो आधा ही होता है। तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L, ये सबसे हमें डरना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज मतलब डर है बस एक तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये सब बहुत बड़ा बड़ा फियर है। चलो अब ना हमको क्या समझना था, जो आज का वीडियो था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको जानने से पहले हमने आपको बताया था कि चलो एक शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कोई कंपनी कहां कहां पे अपने पैसा को खर्च करती है। जैसे कोई कंपनी अपने रॉ मटेरियल पे खर्च करती है, अच्छा, उसके बाद यूटिलिटी बिल्स पे खर्च करती है ना, उसके बाद जो है कि मान करते चलो कुछ फर्नीचर लगाए उस पे करती, लेबर पे खर्च करते, इन सब पे करते। तो इन सब को देखते हुए मतलब जो एक्सपेंस है, जो खर्च है किसी कंपनी का, उसको दो भागों में बांटा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू, जहां से कि हमारा एक्सपेंडिचर लिख लो, एक्सपेंस लिख लो और रेवेन्यू लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए कि कैपिटल, कोई कंपनी है कुणाल प्राइवेट लिमिटेड मान लो, इस कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, इस कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। मतलब कि कहां कहां पे खर्च हो रहा है। तो उसके लिए ना मुझे बैलेंस शीट का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब मान लो यार कि मैं हूं बिजनेसमैन, अच्छा जी, तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसको साल के अंत होते होते तक उसको ये पता होना चाहिए कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है या उसने कितना लॉस कमाया। बिजनेसमैन इसी चीज में इंटरेस्टेड होता है। बिजनेसमैन जो है कि पैसा कितना कमाया है इस बात को जानने में या कितना लॉस किया है उसी चीज में वो इंटरेस्टेड होता है ना। मतलब बिजनेसमैन जो है कि वो किस चीज के लिए काम करता है, पैसा के लिए काम करता है, अच्छा जी। तो पैसा के लिए जो काम करता है तो वो अपने प्रॉफिट और लॉस को कहां देखेगा, कोई ना कोई अकाउंट होगा उसके लिए प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए। मान लो कि कुणाल नाम का एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस करता है, तो अपने बिजनेस को देखने के लिए कि क्या मैंने प्रॉफिट किया है, क्या मैंने लॉस किया है, उस चीज को वो कहां पे देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेगा, ठीक है। मतलब कि एन अकाउंट which is prepared to understand the businessman, मतलब बिजनेसमैन को समझने के लिए कि उसका जो बिजनेस है वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, है ना। तो उस चीजों के लिए मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि an account which is prepared to help the businessman to understand whether he has made a profit और whether he has made a loss, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोलते हैं। अच्छा, अगर यहीं पे मान करके चलो कि मैं कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा नहीं हूं या मैं कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूं, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है उसका क्या लिखा होता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब उसको लिखा रहता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ये मतलब कभी नहीं होता है कि मान करके चलो कि मैंने किसी बिजनेस को 10 साल पहले शुरू किया, मान लो कि मैंने किसी बिजनेस को 10 साल शुरू किया, तो 10 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ, ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस पार्टिकुलर ईयर का, 2022 का, 2023 का है ना, बस तो इस साल का प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक पार्टिकुलर ईयर का, एक साल का इनकम क्या है, एक साल का खर्च क्या है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में यही चीज का जो बात होता है ये होता है 1 अप्रैल से कोई भी मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट का शुरुआत होता है और 31 मार्च कब, जैसे कि 2023 को ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट का शुरुआत हुआ और 31 मार्च 2023 को ये चीज खत्म हो गया। तो ये इंडिया के लिए है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में हमने जाना, मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये कभी भी जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है ये ऐसा नहीं है कि 2 साल 10 सालों के लिए होगा, ये केवल और केवल 1 साल के लिए होता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, जो कि क्योंकि हमको दूसरा जानना था कैपिटल और रेवेन्यू को समझने के लिए बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट और लॉस तो थोड़ा देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, बट ठीक है बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एज ऑन,
एज ऑन का क्या मतलब होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पार्टिकुलर डेट, उस डेट तक का, उस डेट तक का क्या मतलब हुआ कि मान लो कि मैं सपोज कर लो कि 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2001 को मैंने अपना कंपनी शुरू किया, ठीक है, 20 दिसंबर 2001 को। अच्छा, और अभी अगर मान के चलो कि 31 मार्च 2023 चल रहा है, तो अब तक का फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए लिखा होता है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब कि अब तक का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक स्कूल खोला, ठीक है, स्कूल खोला, तो स्कूल को खोलने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होगा। लेट अस सपोज कि स्कूल अगर हम खोलते हैं तो स्कूल को खोलने के लिए क्या जरूरत होगा, ये व्हाइट बोर्ड ही है, मान लो कि एक हमने बोर्ड लिया होगा, ठीक है। अगर अभी ऑनलाइन का जमाना है, लेट अस सपोज कि ऑनलाइन का जमाना आज से 10 साल पहले भी था, ठीक है, तो हमने ना एक कैमरा ले लिया, अच्छा कैमरा ले लिया, और भी बहुत सारे बेंच ले लिए, ठीक है, या हम मान के चलो कि डेस्क ले लिए, ठीक है। तो जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या, एक साल के बाद हम इस व्हाइट बोर्ड को फेंक देंगे। 2001 में हमने अगर स्कूल खोला है तो क्या 2002 के लिए हम नया व्हाइट बोर्ड लेंगे, ये व्हाइट बोर्ड मेरे कोई काम का नहीं है। 2003 में क्या मैं नया व्हाइट बोर्ड लूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। तो ये चीज हमारे बैलेंस शीट पे ये चीज हमारा दिया होगा, ठीक है। मतलब तो बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट इज बेसिकली योर cumulative position right from day one of the, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको यार देखो हम नॉर्मल में तो आपको समझा दिया, फिर भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव पोजीशन राइट फ्रॉम डे वन ऑफ योर बिजनेस टिल टुडे एज ऑन डेट। आपने कितना एसेट बेस बिल्ड किया, ये सब आपके लिए एसेट है, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, या बेंच डेस्क हो गया, तो ये सब के सब आपके स्कूल के लिए एसेट है। तो चलिए हम सबसे पहले ना थोड़ा सा एसेट और लायबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एक होता है यार लोन फंड, एक होता है ओन फंड। मतलब लोन मतलब होता है ओन फंड मतलब अपना फंड, ठीक है, और लोन फंड मतलब क्या होता है लायबिलिटी। लोन फंड मतलब जो कि कर्ज लिया गया, ठीक है। तो एसेट का क्या मतलब हुआ, एसेट का मतलब हुआ ओन फंड, ठीक है, ओन फंड। और लोन फंड ओ, ठीक है, जो कि जैसे कि हमने लोन लिया कैमरा खरीदने के लिए, अच्छा हमने व्हाइट बोर्ड खरीदने के लिए लोन लिया, मेरे पास 2001 में पैसा नहीं रहा होगा, मैंने बेंच खरीदने के लिए, मैंने डेस्क खरीदने के लिए जो लोन लिया, तो ये लोन हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। बट हमने जो कैमरा लिया और कैमरा के बाद हमने बेंच लिया, ठीक है, बैठने के लिए, उसके बाद हमने फर्नीचर लिया, ठीक है, फर्नीचर लिया, तो ये सब हमारे लिए एसेट हो गया। और ये जो लायबिलिटी है इसमें क्या हो गया, लोन हो गया। जिस चीज को हम ओन कर रहे हैं वो एसेट, और जिस चीज को हम ओ कर रहे हैं उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। इसी को हम एकदम सिंपल से भाषा में बोले स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बारे में, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमारे एसेट के इंफॉर्मेशन को, एसेट के रिकॉर्ड को भी रखे, स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स माय एसेट, और हम बोल सकते हैं कि ए स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स माय लायबिलिटी, इसी को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखो दोनों में क्या, तो मान के चलो कि जितने भी चीज मैंने जो चीज को जो बिजनेस के लिए शुरू किया है, ठीक है, लाइक जो मैंने कैमरा खरीदा, मैंने बेंच खरीदा, मैंने लाइक और भी बहुत सारी चीजें, फर्नीचर खरीदा, मैंने कोई व्हीकल खरीदा है स्टॉक्स को लाने के लिए, या और भी चीजें, तो ये सब के सब ना कैपिटल एक्सपेंस के अंदर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंस है ये सारा के सारा हमारे बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में हमको दिखेगा कि अच्छा ये जो है कि बेंच, ये डेस्क, ये सब कुछ हमको बैलेंस शीट में दिखेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, लाइक आप ऐसे समझो कि आपका एक होटल का बिजनेस है या आपका घर ही है, एकदम हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो चीज ना तुरंत के तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत के तुरंत खत्म होने से क्या आप समझते हो, जैसे होटल है, होटल में आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो लाइक जो होटल का बिल्डिंग हो गया, रूम्स हो गया, रूम्स में एसी लगा है, फर्नीचर लगा है, तो ये सब के सब जो है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा ये सब। और जैसे कि आप जो आपके गेस्ट आए हैं होटल में, उनके लिए आप सब्जी बनाओगे, ठीक है, तो मार्केट से आप सब्जी लाए,
सब्जी बना, गेस्ट आपका सब्जी खाता है और मतलब जिसका बेनिफिट ना एग्जॉस्टेड हो जाए, जो कि मतलब करेंट क्या बोल सकते हो आप, तुरंत के तुरंत एग्जॉस्ट हो जाए। जैसे कि सब्जी आपने बाजार से खरीद के लाया और वो सब्जी खत्म हो गया, तो इस चीज को तो आप बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे कि हम मतलब फलाने फलाने तारीख को सब्जी खरीद के लाए थे और ये सब्जी का इतना पैसा रहा है, तो इस चीजों को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। या लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये प्रॉपर मंथ का, तो प्रॉपर मंथ का जो बिजली का बिल आया है, तो बिजली का बिल आपके पास आया, आपने बिजली का पेमेंट कर दिया, तो ये चीज आप इसको नहीं लिखोगे, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखोगे, ये सब आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। या कोई लेबर है होटल में जो खाना बनाने वाला, उसका पेमेंट आपने तुरंत के तुरंत कर दिया, एक दो मतलब एक दिन कोई लेबर किसी काम के लिए आप रखते हो, मतलब जिसका बेनिफिट ना तुरंत एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आया। लेकिन जो फर्नीचर है, फर्नीचर पे गेस्ट आपका बैठा और फर्नीचर पे एक बार गेस्ट बैठता है, वो फर्नीचर टूट गया, ऐसा तो नहीं है, मतलब कुर्सी टूट गया, उसका बेनिफिट तुरंत के तुरंत एग्जॉस्ट हो गया। आज हमने एसी लगाया, 2-3 दिन के बाद हम एसी निकाल के फेंक देंगे कि चलो अब नया एसी लगाते, तो ऐसा नहीं है। तो ये सब इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और जैसे कि सब्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अगर हमारे पास व्हीकल है, जिस व्हीकल से हम सब्जी लाने जा रहे हैं, तो सब्जी जो है कि लाने जा रहे हैं हम अपने गेस्ट के लिए, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, बिल्डिंग हो गया, तो ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। और तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी चीजें होता है वो P&L, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे होता है, ठीक है, मतलब वो बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी कंपनी का, वो कहां पे आता है, तो वो आता है बैलेंस शीट पे आता है। तो और भी चीज हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो कि छूट गया है। इसी को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन से देखें तो any expenditure the benefit of which gets exhausted before the balance sheet date, मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले जो भी एक्सपेंडिचर हो चुका है तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम अगले लेक्चर की बात करें, क्योंकि इस लेक्चर में इतना ही हमको समझाना था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि मैंने समझा दिया। तो अगले लेक्चर में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट का जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये सब बेसिक सा टर्म है, तो बस हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो है कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हम इससे पहले आपको इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और कोट आपको बता देते हैं कि the illiterate of the 21st century are not to be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। मतलब 21वीं सदी में अनपढ़ वह नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, बल्कि अनपढ़ वह है जो लिखना चाहता ही नहीं है, पढ़ना चाहता ही नहीं। मान लो कि हम कुछ सीख लिए और कुछ सीखा हुआ गलत हो गया, कुछ हमको आता नहीं है, तो यार उसको लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद अगर जो गलत है उसको अनलर्न करेंगे और रीलर्न करेंगे, तो मतलब ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो इंसान कहीं से कहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।